नमस्कार। सुप्रभात। आज 15 अप्रैल 2026 है। क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के हमारे इस विस्तृत विश्लेषण में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। आज का हमारा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम इसे बिल्कुल स्पष्ट, निष्पक्ष और पेशेवर तरीके से आपके सामने रखेंगे। बिल्कुल। आज का हमारा शीर्षक है चाइना पावर प्रोजेक्शन, आर्टिफिशियल आइलैंड्स एंड एस्केलेशन रिस्क। और हमारा ध्यान मुख्य रूप से एशिया और चीन क्षेत्र पर केंद्रित रहेगा। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं हमारे प्रायोजक प्रोवेव एआई का उल्लेख करना चाहूंगी। यह विश्लेषण स्टाइलो न्यूज द्वारा तैयार किया गया है। स्टाइलो न्यूज, जो कि एक एआई संचालित न्यूज एप्लीकेशन है। बिल्कुल, और ये कोई साधारण ऐप नहीं है। असल में ये स्टाइलो इंटेल ऑब्स सॉफ्टवेयर का एक कंज्यूमर वर्जन है, यानी उपभोक्ता संस्करण, जो मूल रूप से सरकारों और सेना के लिए बनाया गया है ना। सही कहा। इसका मतलब है कि जो खुफिया जानकारी और टूल्स वैश्विक निर्णय लेने वालों के पास होते हैं, वही अब आम लोगों की पहुंच में है। ये वाकई में एक बहुत ही ताकतवर टूल है। खैर, आज के हमारे विश्लेषण का उद्देश्य पिछले 2 हफ्तों में चीन, ताइवान, फिलीपींस और दक्षिण चीन सागर के आसपास घटी घटनाओं के पैटर्न को समझना है। और देखिए, इन घटनाओं पर दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। हमारा काम किसी का पक्ष लेना नहीं है, हम यहाँ सिर्फ तथ्यों को सामने रखेंगे। बिल्कुल, हमारा लक्ष्य कोई डर फैलाना नहीं है। अगर हम इस पूरी स्थिति को देखें तो मुझे लगता है कि वैश्विक राजनीति इस वक्त एक शांत दिखने वाले महासागर की तरह है। एक बहुत ही सटीक उपमा है। मतलब सतह पर लहरें भले ही कम दिखें, लेकिन गहराई में जलधाराएं इतनी तेजी से बदल रही हैं कि अंदर ही अंदर बहुत कुछ उथल-पुथल हो रहा है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और अगर हम समुद्र में बढ़ते इस ग्रे जोन तनाव की बात करें, तो सतह के नीचे की ये उथल-पुथल अब साफ नजर आने लगी है। तो चलिए पिछले कुछ हफ्तों के सामरिक घटनाक्रम पर नजर डालते हैं। ताइवान जल डमरू मध्य और दक्षिण चीन सागर में घटनाओं की एक पूरी श्रृंखला हुई है। असल में 7 मार्च की घटना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सबीना शोल के पास एक चीनी युद्धपोत, जिसे प्लान 532 के रूप में पहचाना गया है, उसने एक फिलीपीन नेवी के फ्रिगेट पर अपना रडार लॉक कर दिया। बीआरपी मिगुएल मालवार पर। और देखिए, ये रडार लॉक वाली बात सिर्फ एक तकनीकी शब्द नहीं है। बिल्कुल नहीं। नेविगेशन रडार तो सिर्फ रास्ता देखने के लिए होता है, लेकिन जब कोई युद्धपोत अपना फायर कंट्रोल रडार लॉक करता है, तो इसका मतलब है कि उसने हथियारों को लक्ष्य पर साध लिया है। जी, मतलब वो फायर करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सैन्य भाषा में इसे एक बेहद आक्रामक और उकसाने वाला कदम माना जाता है। और ये कोई इकलौती घटना नहीं थी। इसके बाद मिस्चीफ रीफ के ऊपर उड़ रहे फिलीपींस के कोस्ट गार्ड विमान पर चीनी बलों ने फ्लेयर्स दागे। और थिटो द्वीप के पास भी कई घटना हुई, जहां फिलीपींस के बीआरपी बैंगट और एक चीनी फ्रिगेट के बीच लगभग टक्कर होते होते बची। बिल्कुल। और इन समुद्री घटनाओं के साथ साथ जमीन पर भी तनाव है। फिलीपींस ने अपने ही 3 स्थानीय लोगों को चीन के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अब इन सब पर दोनों पक्षों का नजरिया देखिए। फिलीपींस इसे सीधे तौर पर अपनी संप्रभुता पर हमला मानता है। उनका कहना है कि ये उनका विशेष आर्थिक क्षेत्र है। सही बात है, लेकिन दूसरी तरफ चीन का दावा है कि ऐतिहासिक रूप से ये क्षेत्र उनके हैं, और फिलीपींस जो भी गश्त कर रहा है वो उकसाने वाली कार्रवाई है। मतलब दोनों अपनी अपनी जगह अडिग हैं। इस पूरी रणनीति को ग्रे जोन टैक्टिक्स कहा जाता है। जी बिल्कुल। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे 2 पड़ोसी अपनी बाड़ के पास खड़े होकर एक दूसरे को लगातार घूर रहे हों, डरा रहे हों, लेकिन कोई किसी को छू नहीं रहा। मतलब ये पूर्ण युद्ध तो नहीं है, लेकिन तनाव अपने चरम पर है। एकदम सही। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और स्टाइलो इंटेल एस्टिमेट की रिपोर्ट के अनुसार ये घटनाएं कोई अचानक हुई भूल चूक नहीं है। तो ये एक सोची समझी रणनीति है। बिल्कुल, ये बिना युद्ध किए सामने वाले का मनोबल तोड़ने की कोशिश है। रिपोर्ट साफ कहती है कि चीन ताइवान पर अभी तुरंत कोई पूर्ण पैमाने पर हमला नहीं करने वाला है। बल्कि वो ऐसी ही छद्म कार्यवाहियों का सहारा लेगा, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाएगा। जी, अब सवाल ये उठता है कि चीन ये सब इसी समय क्यों कर रहा है? यही सबसे दिलचस्प बात है। अगर हम भू राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो टाइमिंग बहुत कुछ कहती है। बिल्कुल। अमेरिका का ध्यान इस वक्त पूरी तरह से मध्य पूर्व पर है। ईरान के साथ जो संघर्ष चल रहा है, उसके कारण अमेरिका ने अपने प्रमुख युद्धपोत वहां भेज दिए हैं। हाँ, यूएसएस लिंकन और त्रिपुली जैसे बड़े जहाज अब मध्य पूर्व में हैं। तो एक तरह से प्रशांत क्षेत्र में एक खालीपन आ गया है और चीन इसी ध्यान भटकाव का फायदा उठा रहा है। सही कहा।
इस रणनीतिक खालीपन का फायदा उठाते हुए चीन ने पैरासिल द्वीप समूह के एंटीलोप रीफ पर निर्माण कार्य फिर से शुरू कर दिया है। वो भी पूरे 10 साल के अंतराल के बाद। वहां एक बड़े सैन्य अड्डे का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही चीन का एक अनुसंधान पोत डोंगफोंग होंग 3 समुद्र तल की मैपिंग कर रहा है। प्रशांत हिंद और आर्कटिक महासागरों में है ना? जी, और अमेरिकी और सहयोगी नौसेनाएं इसे भविष्य के पनडुब्बी युद्ध की तैयारी के रूप में देख रही हैं। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा अलग नजरिया रखना चाहूंगा। चीन का आधिकारिक बयान तो ये है कि एंटीलोप रीफ का निर्माण जीवन स्तर सुधारने के लिए है। हाँ, उनका दावा तो यही है। और वो कहते हैं कि समुद्र की मैपिंग सिर्फ एक वैज्ञानिक अनुसंधान है। तो क्या हम पश्चिमी देशों के नजरिए से इसे बहुत ज्यादा सैन्य रंग नहीं दे रहे? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें चीन की सैन्य नागरिक संलयन नीति को समझना होगा। सिविल मिलिट्री फ्यूजन। बिल्कुल। इस नीति के तहत जो भी नागरिक अनुसंधान या इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसका सीधा उपयोग रक्षा उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। मतलब विज्ञान और सेना के बीच कोई साफ लकीर नहीं है। सही कहा। समुद्र तल की मैपिंग से जो डेटा मिलता है, जैसे पानी का तापमान और गहराई, वो सोनार सिस्टम के लिए बहुत काम आता है, जो कि पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए जरूरी है। समझ गया। तो क्षेत्रीय देश इस खालीपन और इन कदमों को कैसे देख रहे हैं? वो चुप नहीं बैठे हैं। प्रथम द्वीप श्रृंखला का बहुत तेजी से शस्त्रीकरण हो रहा है। हाँ, नए गठबंधन बन रहे हैं। फिलीपींस में अभी जो शोल्डर टू शोल्डर यानी बालिकतान युद्धाभ्यास हुआ, वो ऐतिहासिक था। बिल्कुल। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार जापान के ग्राउंड ट्रूप्स ने इसमें हिस्सा लिया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कूटनीतिक बदलाव है। इसके अलावा एक पूरी मिसाइल द्वीप श्रृंखला भी बन रही है। ताइवान में अमेरिकी हाइमार्स सिस्टम की तैनाती हो रही है। जापान अपनी क्रूज मिसाइलें तैयार कर रहा है। इंडोनेशिया और वियतनाम को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलें दी जा रही हैं। ब्रह्मोस मिसाइलें इस पूरे समीकरण को बदल सकती हैं। प्रशासनिक मोर्चा पर भी फिलीपींस काफी आक्रामक है। उन्होंने पगासा द्वीप पर अपना नया कोस्ट गार्ड कमांड सेंटर खोला है। और स्प्रैटली द्वीप समूह के 130 से ज्यादा स्थानों का उन्होंने फिलीपीन नामकरण भी कर दिया है। जाहिर है चीन ने इसका कड़ा विरोध किया है। बिल्कुल। अगर मैं इसे एक आम भाषा में समझाऊं तो ये ऐसा है जैसे कोई पूरा मोहल्ला अपनी अपनी सुरक्षा प्रणाली को अपग्रेड कर रहा हो। क्योंकि उन्हें पता है कि मोहल्ले का पुराना गार्ड यानी अमेरिका अब दूसरी गली में व्यस्त है। बिल्कुल सटीक। लेकिन क्या ये हथियार इकट्ठा करना खतरे की घंटी नहीं है? देखिए, ये नए गठबंधन चीन के लिए एक रणनीतिक घेराबंदी का काम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही ये पूरे क्षेत्र को हथियारों की एक अंधी होड़ में धकेल रहे हैं। और इतने सारे हथियार एक ही जगह होने का मतलब है? मतलब एक छोटी सी गलती, एक गलत रडार लॉक और बात बहुत आगे बढ़ सकती है। सही बात है। लेकिन चलिए अब कहानी को सैन्य दृष्टिकोण से हटाकर आर्थिक यथार्थ की तरफ ले चलते हैं। जी। क्योंकि ऊर्जा के बिना कोई मिसाइल काम नहीं कर सकती। बिल्कुल। ईरान युद्ध के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति बुरी तरह बाधित हुई है और इसका सीधा असर फिलीपींस पर पड़ रहा है। वहाँ हालात बहुत गंभीर हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल जैसी स्थिति बन गई है। हाँ, मैंने पढ़ा कि ईंधन की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि वहाँ के जीपनी ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं। जीपनी वहाँ के स्थानीय परिवहन की रीढ़ है। उनका रुकना मतलब पूरी अर्थव्यवस्था का धीमा हो जाना। और यहीं पर सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। मतलब एक तरफ तो फिलीपींस समुद्र में चीन के साथ इतना कड़ा सैन्य रुख अपना रहा है, मिसाइलें तैनात कर रहा है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए वो उसी दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस की खोज के लिए चीन के साथ कूटनीतिक बातचीत भी कर रहा है। इसे ही यथार्थवाद कहते हैं। मतलब कोई भी देश पूरी तरह से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता जब उसकी अर्थव्यवस्था दांव पर हो। और सोशल मीडिया का डेटा भी यही दिखाता है। बिल्कुल। स्टाइलो न्यूज के डेटा के अनुसार चीन में राष्ट्रवादी भावनाएं बहुत मजबूत है। लेकिन वहाँ के लोग भी किसी बड़े संघर्ष से बचना चाहते हैं ना? जी। और फिलीपींस की बात करें तो वहाँ जनभावना बंटी हुई है। एक तरफ संप्रभुता की चिंता है तो दूसरी तरफ ये डर भी है कि कहीं वो अमेरिका और चीन जैसी बड़ी ताकतों के बीच सिर्फ एक मोहरा बंद करना रह जाएं। सही कहा। कूटनीति हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, इसलिए भविष्य में किसी महायुद्ध की भड़कने की संभावना कम है। तो सबसे संभावित घटनाक्रम क्या है? सबसे संभावित यही है कि सीमा पर विवाद, ग्रे जोन ऑपरेशंस और बातचीत, ये सब एक साथ चलते रहेंगे। खैर, ये चर्चा तो बहुत ही गहरी रही। अब थोड़ा न्यूज एंकर वाले लहजे से बाहर आते हैं। बिल्कुल। इतनी भारी जानकारी के बाद थोड़ी राहत जरूरी है। तो यार, अगर हम इन सभी बातों को समेटें तो आने वाले दिनों में तुरंत किसी बड़े युद्ध जैसे ताइवान पर पूर्ण आक्रमण की संभावना कम ही नजर आती है। हाँ, लेकिन
छिटपुट झड़पें और ग्रे जोन का दबाव जारी रहेगा। कूटनीतिक सौदेबाजी भी होती रहेगी। बिल्कुल। और हमारे जो श्रोता इस तरह की गहरी और व्यक्तिगत खुफिया शैली की ब्रीफिंग रोज पाना चाहते हैं, उनके लिए स्टाइलो न्यूज़ एक बेहतरीन विकल्प है। जी, ये एक मोबाइल और कंप्यूटर ऐप है। आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सिर्फ एक दो जगह से नहीं, बल्कि सैकड़ों पारंपरिक समाचार स्रोतों और एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, वहां से डेटा लेता है। और आपके लिए बिल्कुल आपके काम की जानकारी तैयार करता है। तो आप www.stylonews.com पर जाकर ऑन डिमांड AI संचालित समाचारों के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। जरूर विजिट करें। आज हमारे साथ इस विस्तृत विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम भविष्य में किन विषयों पर चर्चा करें, इसके सुझाव आप हमें दे सकते हैं। और अपने पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्टाइलो न्यूज को फॉलो करना न भूलें। जाते जाते एक विचार आपको छोड़कर जाता हूं। आज हमने सतह पर द्वीपों, युद्धपोतों और मिसाइलों की बहुत बात की। बिल्कुल। लेकिन अप्रैल की ताजा रिपोर्ट्स एक अलग ही कहानी बता रही हैं। ताइवान और नाटो देश अब अपना ध्यान महासागरों के नीचे बिछी कम्युनिकेशन केबल्स पर लगा रहे हैं। अच्छा। पनडुब्बी केबल्स। हाँ। वो उन्हें चीन और रूस के संभावित हमलों से बचाने में जुट गए हैं। ये तो एक बिल्कुल नया मोर्चा है। सोचिए, अगर भविष्य का युद्ध समुद्र की सतह पर लड़ा ही ना जाए, क्या होगा अगर अगला युद्ध आसमान से मिसाइलें गिरने से नहीं, बल्कि महासागरों के गहरे अंधेरे में दुनिया भर के इंटरनेट के तारों को एक झटके में काटने से शुरू हो। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। पूरी दुनिया एक सेकंड में ब्लैकआउट हो सकती है। बिल्कुल। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। सुरक्षित रहें और जागरूक रहें।